हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल डिजी प्रतियोगिता पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जीके के रिवीजन के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। उसका पहला पार्ट हम पहले ही डाल चुके थे और आज जो हम बात करने वाले हैं उस जीके रिवीजन के अगले पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 2 की बात करने वाले हैं। और ये जो सीरीज शुरू की गई थी ताकि आपका जीके का जो रिवीजन है पूरा स्पेशली कौन सा स्टैटिक जीके वाला पोर्शन उसको ध्यान में रखते हुए बनाए जा रहे हैं। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उसको देख लीजिएगा। तो आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को और देखते हैं कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज तार किससे बनता है। तो आपका देखिए एक होता है फ्यूज तार और कभी कभी इसे एग्जाम में क्या है सोल्डर के नाम से दे देता है। किसके नाम से? सोल्डर के नाम से दे देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टिन प्लस सीसा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? टिन प्लस सीसा इसका आंसर हो जाएगा। फ्यूज तार किस किस से बनता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे और मिश्र धातु हैं जो एग्जाम में आपके पूछ लिए जाते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। आइए, तो एक होती है आपकी गन मेंटल। कौन सी होती है? गन मेंटल। ठीक है, यहाँ पे बस उन्हीं की बात करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं वो क्या है कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो गन मेंटल की यदि हम बात करेंगे तो किस किस से मिलकर बनी होती है? ये तावा से मिलकर बनी होती है, टिन से मिलकर बनी होती है और जस्ता से मिलकर बनी होती है। एक आपका पूछा जाता है जर्मन सिल्वर से। किससे पूछा जाता है? आपका जर्मन सिल्वर से पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे आपको एक नाम दिख रहा होगा सिल्वर, तो कहीं भी ना इसमें ये कि याद रखना ये जर्मन सिल्वर इसका नाम जरूर है लेकिन इसमें कहीं भी चांदी का प्रयोग नहीं होता है। किसका? चांदी का प्रयोग नहीं होता है। तो फिर ये किस किस से मिलकर बनती है? तो ये बनती है तावा से, जस्ता से और किससे? तावा, जस्ता और ये बनती है निकेल से। किससे बनती है? निकेल से। और एक आपसे पूछा जाता है किसका? एक आपसे पूछा जाता है पीतल का। किससे? पीतल का। तो पीतल की क्या हो जाएगी? तावा प्लस जस्ता। ठीक है, पीतल किस किस की मिश्र धातु है? तावा प्लस जस्ता। एक आपकी होती है कौन सी? एक आपकी होती है टांका। कौन सी होती है? टांका। ठीक है, ये भी किसकी बनी होती है? टिन प्लस शीशा की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है? टिन प्लस सीसा की बनी हुई होती है। एक आपकी धातु पूछी जाती है आपसे एग्जाम में कांसा। कौन सी धातु पूछी जाती है आपसे एग्जाम में? कांसा। कांसा किस किस की धातु है? तो ये टिन प्लस जस्ता की धातु है। किसकी मिश्र धातु है? टिन प्लस जस्ता की धातु है। तो ये वो सारे के सारे प्रश्न थे जो एग्जाम में आपसे कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? ठीक है, तो आपका दूसरा प्रश्न क्या है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोवे रेनर। कौन व्यक्ति थे जिन्होंने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था? डोवे रेनर। ठीक है, इसके बाद और भी कई सारे व्यक्ति आए जैसे कि न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया, एक आव्वाहु का नियम आया। लेकिन यहां से क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं आवर्त सारणी या कहूं तत्वों से। दो ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से पूछे जाते हैं? एक आपसे पूछेगा कि जो आवर्त सारणी है हमारी, कौन सी आवर्त सारणी है हमारी, उसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो इस आवर्त सारणी की खोज जो है वो किसके द्वारा, या आवर्त सारणी का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया? वो किया गया मेंडलीफ के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? मेंडलीफ के द्वारा। लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर कभी कभी क्या पूछता है? आधुनिक आवर्त सारणी पूछता है। क्या पूछता है? आधुनिक आवर्त सारणी पूछता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार अगर हम पूछेंगे किसने दिया तो ये किया था भैया मोजले ने। किसके द्वारा? मोजले ने। तो आप याद रखिएगा यदि आपसे पूछे आवर्त सारणी या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है क्या? मूल आवर्त सारणी। तो मूल आवर्त सारणी की इसकी खोज या आविष्कार किसने किया? मेंडलीफ ने। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया? मोजले के द्वारा किया गया। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, तो ज्यादातर लोगों को इसका आंसर पता होगा। क्यों? क्योंकि एक रिवीजन क्लास है ताकि आप ये जान सके कि आपको कितना आता है और उसके साथ
साथ कुछ ऐसे टॉपिक हम आपको बता सके जो मतलब जो आपको नहीं पता है उनकी भी जानकारी आप लोगों को हो जाए। तो यहाँ पे है मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये पीएच मान क्या है। तो ये एक पैमाना है जिसपे पता लगाया जाता है कि कोई जो पदार्थ है वो अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, तो इस पे क्या है, एक तरीके का ये पैमाना होता है जिसपे 0 से लेकर बीच में 7 होता है और कहां तक संख्याएं होती हैं, 14 तक संख्याएं होती हैं। तो 0 से लेकर 7 के बीच अगर किसी पदार्थ का पीएच मान आता है तो वो कौन सा होता है, वो होता है अम्लीय। कौन सा होता है, अम्लीय। यदि 7 और 14 के बीच किसी पदार्थ का पीएच मान आता है तो वो कौन सा होता है, वो होता है क्षारीय। यदि 7 आ जाए, किसी पदार्थ का पीएच मान क्या आ जाए, 7 आ जाए, तो वो पदार्थ क्या कहलाता है, वो पदार्थ कहलाता है उदासीन। क्या कहलाता है भाई, वो पदार्थ कहलाता है उदासीन। अब बात करते हैं किसकी, ये जो पीएच पैमाना जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, इस पीएच पैमाने की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई। तो इस पीएच पैमाने की खोज किसके द्वारा की गई, सोरेनसन के द्वारा। किसके द्वारा, सोरेनसन के द्वारा। अब बात कर लेते हैं कुछ और पीएच मानों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा सिरका का पीएच मान, आपसे पूछा जाएगा नींबू का पीएच मान, आपसे पूछा जाएगा मानव मूत्र का पीएच मान, आपसे पूछा जाएगा लार का पीएच मान, आपसे पूछा जाएगा जल का पीएच मान। ये कुछ ऐसे पीएच मान हैं जिनसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता रहता है। तो सिरका का पीएच मान कितना होता है, 2.4 होता है, जबकि नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.2 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। और लार का पीएच मान कितना होता है, 6.5 होता है। और जबकि जल जो है, जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, क्योंकि जल जो है उदासीन होता है, जल का स्वाद ना तो खट्टा होता है और ना ही क्या होता है, कड़वा होता है। साथ ही साथ एक और आपसे पूछा जाता है NaCl। ठीक है, हम सभी जानते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड किसका सूत्र होता है, नमक का सूत्र होता है। और इसका भी जो पीएच मान होता है कितना होता है, 7, क्योंकि जितने भी लवण हैं वो सभी के सभी लवण क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, समताप मंडल। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, समताप मंडल। हम सभी जानते हैं कि वायुमंडल जो है पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है और वो क्या है, एक कई सारी परतों के रूप में फैला हुआ है। क्या, कई सारी परतों के रूप में फैला हुआ है। मान के चलती है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, परतों से जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको यहाँ पे एक साथ पढ़ लेते हैं। मान के चलते हैं ये क्या है, ये है पृथ्वी। ये क्या है, कोई पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है। इसके सबसे ऊपर जो पहली परत पाई जाएगी उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्षोभ मंडल। उसको क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। उसके ठीक ऊपर जो परत पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं, समताप मंडल। उसके ठीक ऊपर जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मध्य मंडल। उसके ठीक ऊपर जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आयन मंडल। और इसके ठीक ऊपर जो पाया जाएगा सबसे ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ पे उसको क्या कहेंगे, उसको कह देंगे बाह्य मंडल। ठीक है, बाह्य मंडल, इसको ऊपर ऐसे लिख देते हैं, बाह्य मंडल। अब बात कर लेते हैं उन चीजों की जो इनसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जितने भी मौसमी क्रियाएं हैं, ठीक है, जितनी भी, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, जितनी भी क्या है, मौसमी क्रियाएं हैं वो कहाँ होती हैं, तो वो क्षोभ मंडल में होती हैं। आपसे पूछेगा कि हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर कौन सी परत में उड़ते हैं, तो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं आपके क्षोभ मंडल में। बात करेंगे समताप मंडल से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो यही पूछा जाएगा कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। साथ ही साथ आपसे पूछेगा बादल, बादल किस परत में, किस मंडल में पाए जाते हैं, समताप मंडल में पाए जाते हैं। आपसे पूछेगा हवाई जहाज, ठीक है, क्या पूछेगा, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, समताप मंडल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली कौन सी बात है, अगर आपसे हेलीकॉप्टर पूछेगा तो क्षोभ मंडल में, और जबकि हवाई जहाज आपसे पूछेगा तो किसमें, समताप मंडल में। मध्य मंडल से कोई प्रश्न नहीं पूछता। आपसे पूछेगा कि जो रेडियो तरंगे हैं, कौन सी, रेडियो तरंगे हैं, उनका परावर्तन किस मंडल से होता है, तो रेडियो तरंगों का जो परावर्तन है वो किससे होता है, आयन मंडल से होता है। बाह्य मंडल से आपसे पूछेगा कि सूर्य के प्रकाश में आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं, कौन सी, अवरक्त किरणें, कौन सी, अवरक्त किरणें,
इनका परावर्तन कहां से होता है? कौन सा? अवरक्त किरणें। तो इन अवरक्त किरणों का भी परावर्तन कहां से होता है? बाह्य मंडल से। ठीक है, तो कुछ मंडल से या वायुमंडल की परतों से आपसे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो सभी के सभी मैंने आपको बता दिए। अब इससे आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा? कि द्वितीय बौद्ध संगति कहां हुई थी? कौन सी? द्वितीय बौद्ध संगति कहां हुई थी? तो इसका आंसर आपको मैं बता देता हूं कि जो द्वितीय बौद्ध संगति है वो कहां पे हुई थी? वैशाली में हुई थी भाई। कहां पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। हम जानते हैं कि कुल टोटल कितनी बौद्ध संगतियां हुई? टोटल हुई 4 बौद्ध संगतियां। कितनी हुई? 4 बौद्ध संगतियां हुई। ठीक है, बात कर लेते हैं पहली बौद्ध संगति, दूसरी बौद्ध संगति, तीसरी बौद्ध संगति और चौथी बौद्ध संगति के। ठीक है, यहाँ संगतियों के क्रम लिख दिए मैंने, पहली बौद्ध संगति, दूसरी बौद्ध संगति, तीसरी बौद्ध संगति और चौथी बौद्ध संगति। पहली बौद्ध संगति कब हुई थी? कौन से सन में? यदि आपसे पूछा जाएगा तो 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। दूसरी अगर आपसे पूछेगा तो कब हुई थी? उसके ठीक 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में। तीसरी यदि आपसे पूछेगा तो कब हुई थी? 285 ईसा पूर्व में हुई थी। अगर आपसे पूछेगा चौथी कब हुई थी, तो ये प्रथम शताब्दी में हुई थी। ये कब हुई थी? प्रथम शताब्दी के दौरान हुई थी। और कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि ये कौन कौन से स्थान पर हुई थी? तो पहली जो है, पहली आपकी कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। दूसरी मैंने आपको बता दिया कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। और तीसरी आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी जो है वो आपकी कहाँ पे हुई थी? चौथी आपकी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ पे? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। साथ ही साथ आपसे पूछता है कि किन शासकों के समय में ये जो है बौद्ध संगतियां हुई थी? तो पहली किसके समय में हुई थी? ये हुई थी आपकी अजात शत्रु के समय में। किसके? अजात शत्रु के समय में। और दूसरी काला शोक के समय में सॉरी। और तीसरी कौन सी? अशोक के समय में हुई थी। और चौथी जो है वो कुषाण शासक कनिष्क के समय में हुई थी। ठीक है, कुषाण शासक कनिष्क के समय में हुई थी। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपसे पूछता है। और हालांकि एक प्रश्न और आपसे पूछता है बौद्ध संगतियों से कि इन बौद्ध संगतियों के समय जो कौन इनके अध्यक्ष होते, इनकी जो अध्यक्षता की थी वो किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, उधर जगह नहीं बची है तो मैं नीचे की तरफ लिख देता हूं। तो पहली बौद्ध संगति जो है वो किसके समय में हुई थी? वो हुई थी महाकश्यप के समय में। किसके? महाकश्यप। पहला अध्यक्ष, पहली बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? महाकश्यप थे। बात करेंगे द्वितीय बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे सवाकामी। कौन थे? सवाकामी। बात करेंगे तृतीय बौद्ध संगति की, तो तृतीय बौद्ध संगति के जो थे अध्यक्ष वो कौन थे? वो थे मोगलीपुत्र तिस्स। कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्स थे। ठीक है, कौन सी? तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष। जबकि बात करेंगे किसकी? चौथी बौद्ध संगति की, तो चौथी बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। अगर हम बात करेंगे कि इसके कहते एक उपाध्यक्ष भी थे। कौन? उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष तो कौन हो गए भाई? अध्यक्ष तो हो गए वसुमित्र। जबकि उपाध्यक्ष कौन? उपाध्यक्ष कौन हो गए? तो इस चौथी बौद्ध संगति में कौन थे? अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। यही एक चौथी एकमात्र ऐसी बौद्ध संगति थी जिसमें क्या है अध्यक्ष के साथ कोई उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि लोसांग उत्सव कहां मनाया जाता है? ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि लोसांग उत्सव कहां मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये मनाया जाता है कहां? लद्दाख में। कहां मनाया जाता है? लद्दाख में। कई और सारे ऐसे जो हैं उत्सव पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा लोसार, एक मिलता जुलता कौन सा पूछा जाता है? लोसार। ये कहां मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सिक्किम में। कहां मनाया जाता है? सिक्किम में। एक त्योहार आपसे पूछता है एग्जाम में, लाई हरोबा। कौन सा? लाई हरोबा। एक आपसे पूछता है हार्निवल। एक कौन सा पूछता है? हार्निवल। एक आपसे पूछता है सिग्मो। कौन सा पूछता है? सिग्मो। एक आपसे पूछेगा बोनालू। कौन सा पूछेगा? बोनालू। एक आपसे पूछेगा पोंगल। कौन सा पूछेगा? पोंगल। एक आपसे पूछेगा अट्टूकल पोंगल। कौन सा? अट्टूकल पोंगल। एक आपसे पूछेगा ओणम। एक कौन सा पूछेगा? ओणम। एक आपसे पूछेगा बथुकुम्मा। कौन सा? बथुकुम्मा। तो ये कुछ ऐसे क्या है
त्योहार हैं, जो फेस्टिवल हैं, जो हाल ही के एग्जामों में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, इससे भी जैसे जैसे हमारी वीडियोस बढ़ती रहेंगी आगे और भी जो इंपॉर्टेंट त्योहार है मैं वो मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, लाई हरोवा किस जगह? त्रिपुरा में। हार्निवल किस जगह पे? नागालैंड। हार्निवल किस जगह पे? नागालैंड में। सिग्मो किस जगह पे? गोवा में। ठीक है, बोनालू तेलंगाना। कहां पे? तेलंगाना में। पोंगल की बात करें कहां पे? तमिलनाडु पे। कहां पे? तमिलनाडु। यहां याद रखिएगा, अगर पोंगल की बात करता है तो तमिलनाडु आंसर आएगा, लेकिन बात करेगा अट्टूकल पोंगल, एक वर्ड उसके आगे जोड़ देगा अट्टूकल पोंगल, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, बात करेंगे कौन से अपने अगले त्योहार की? ओणम। ओणम भी कहां मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। बात करेंगे बथुकुम्मा, और बथुकुम्मा भी कहां मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। कहां पे मनाया जाता है? तेलंगाना में। तो ये कुछ ऐसे त्योहार थे जो एग्जाम में हाल ही में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, पानी के बुलबुले किस घटना के कारण चमकते हैं? ठीक है, तो पानी में जो बुलबुले पैदा हो जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि पानी में जो बुलबुले पैदा हो जाते हैं वो किस घटना के कारण चमकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन सा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर एक और प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा? जो रेगिस्तान में, क्या? जो रेगिस्तान में मृत मरीचिका होती है, मृग मरीचिका होती है, वो किस घटना के कारण या किस घटना के कारण दिखाई देती है? तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि पानी में जो छड़ है, पानी में छड़ का टेढ़ा दिखाई देना, क्या? पानी में छड़ का टेढ़ा दिखाई देना वो किसकी वजह से है? वो है अपवर्तन की के साथ। कौन सी क्रिया की वजह से? कौन सी घटना की वजह से? अपवर्तन की घटना की। ठीक है, कौन सी? अपवर्तन की घटना की वजह से दिखाई देता है। आपसे पूछेगा सिक्के का तल से ऊपर उठा दिखाई देना, सिक्के का तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, तो ये भी किसकी वजह से ही होगा? अपवर्तन की घटना की वजह से ही दिखाई देता है। आपसे पूछेगा आकाश का रंग नीला होना, आकाश का रंग नीला होना, ये भी किसकी वजह से दिखाई देता है? ये किसकी वजह से दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। कौन सी घटना के कारण? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुबह और शाम के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये भी किसकी घटना की वजह से दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, यदि आपको पता होगा सुबह और शाम के समय में सूरज जो है कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। लेकिन जब दोपहर के समय हम उसे देखते हैं, पहली बात तो उसे अच्छी तरीके से दोपहर के समय देखा ही नहीं जा सकता, लेकिन सुबह और शाम को उसे आसानी से देखा जा सकता है, और वो कैसे रंग का होता है? लाल रंग का। तो वो किस घटना के कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन घटना के कारण होता है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ठीक है, तो यहां से भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो कब हुई थी? तो इसकी प्रथम बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं? पूछा जाता है कि 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो इसका जो है अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो इसको अध्यक्ष बनाया गया था वो किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन आपको एक और बात यहाँ पे कौन सी याद रखनी है कि जो सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बने थे ये स्थायी अध्यक्ष नहीं थे। ये कैसे अध्यक्ष थे? ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। बहुत बार ये प्रश्न भी पूछा गया है कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और कब बने थे? 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हम जानते हैं हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, तो इनको अध्यक्ष बनाया गया। और ये कैसे अध्यक्ष थे? तो ये थे स्थायी अध्यक्ष। कैसे थे? ये थे स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, तो यदि आपसे पूछेगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन इसी के बदले में यदि आपसे पूछे कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो वो राजेंद्र प्रसाद को। कब? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, बात करते
करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। कब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? ये है आपका ट्राम्बे, मुंबई में। ठीक है, ये कहाँ पे है? आपका ट्राम्बे, मुंबई में है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ ऐसे और संगठनों की जिनके मतलब आपसे पेपर में मुख्यालय पूछे जाते हैं। एक है आपका विक्रम साराभाई। कौन सा? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये कहाँ पे है? ये आपका है त्रिवेंद्रम में। कहाँ है? त्रिवेंद्रम में। एक आपसे पूछेगा इसरो का। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। एक आपसे पूछेगा डीआरडीओ का। किसका पूछेगा आपसे? डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो यदि आप करंट से अपडेट रहते होंगे तो आपको पता होगा कि जो इसरो है इसके जो चेयरमैन थे, पूर्व चेयरमैन कौन से? के शिवान। उनके स्थान पर जो नए चेयरमैन बनाया गया है वो किसको बनाया गया है? एस सोमनाथ को। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाएगा सोमनाथ, कौन से? सोमनाथ के इसरो के जो वर्तमान चेयर हैं वो कौन है? एस सोमनाथ है। ठीक है, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 10? वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। क्या हो जाएगा? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, जीव विज्ञान से जुड़ी हुई बहुत ज्यादा शाखाएं हैं जिनसे कि क्या है जनक जो है आपसे पूछता रहता है। जैसे एक आपसे पूछेगा जीव विज्ञान के जनक, एक किसके आपसे जनक पूछेगा? जीव विज्ञान के जनक। एक आप जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। ठीक है, कौन से हैं? अरस्तु। एक आपसे पूछेगा जंतु विज्ञान के जनक। एक कौन से पूछेगा आपसे? जंतु विज्ञान के जनक। तो जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु ही हैं। कौन है? अरस्तु। एक आपसे पूछेगा भ्रूण विज्ञान के जनक। किसका? भ्रूण विज्ञान के जनक। भ्रूण विज्ञान को ही क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछे एम्ब्रियोलॉजी के जनक कौन है तो वो भी कौन थे? अरस्तु थे। ठीक है, कौन थे? अरस्तु थे। एक आपसे पूछेगा चिकित्सा विज्ञान के जनक। कौन से? चिकित्सा विज्ञान के जनक। तो वो कौन थे? वो थे हिप्पोक्रेटस। कौन थे? हिप्पोक्रेटस। एक आपसे पूछेगा आनुवांशिकी के। कौन किसके पूछेगा? आनुवांशिकी के। हम सभी जानते हैं आनुवांशिकी के कौन थे? मेंडल। कौन थे? मेंडल। एक आपसे पूछेगा आधुनिक आनुवांशिकी। एक आपसे कौन सा पूछेगा? आधुनिक आनुवांशिकी। आधुनिक आनुवांशिकी के कौन थे? तो उसके थे टी.एच. मॉर्गन। कौन थे? टी.एच. मॉर्गन। ठीक है, तो ऐसे भी और बहुत सारे हैं। जैसे जैसे अपनी क्लासेस बढ़ती रहेंगी मैं धीरे धीरे आपको क्या है सारे के सारे जो जनक हैं वो आपको कराता रहूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना ही याद रखिएगा कि जो जीव विज्ञान के जनक हैं वो कौन है? अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु, और भ्रूण विज्ञान जिसको एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं उसके जनक कौन है? अरस्तु हैं। चिकित्सा विज्ञान के हिप्पोक्रेटस, आनुवांशिकी के ग्रेगर मेंडल हैं, और आधुनिक आनुवांशिकी, ठीक है, यहाँ पे भी याद रखेगा अगर आपसे केवल आनुवांशिकी के पूछेगा तो कौन? मेंडल। जबकि आपसे कौन के आधुनिक आनुवांशिकी के पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? टी.एच. मॉर्गन। एक और आपसे पूछता है वो भी आपको याद होना चाहिए, वर्गीकी के जनक। किसके? वर्गीकी के जनक। तो वर्गीकी यानी जिसको टैक्सोनॉमी भी हम बोलते हैं, कौन थे? लीनियस। ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वर्गीकी के जो जनक हैं टैक्सोनॉमी के वो कौन है? तो वो है कार्ल लीनियस। ठीक है, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लीहा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्लीहा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको प्लीहा भी बोलते हैं, तिल्ली भी बोलते हैं, ब्लड बैंक भी इसको कहा जाता है। यदि ऑप्शन में, ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, यदि ऑप्शन में प्लीहा ना दिया जाए, क्या ना दिया जाए? प्लीहा ना दिया जाए, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पस या लाल रक्त कणिकाएं इसका सही आंसर होगा। अंगों से भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से अंग, कौन से रोग से कौन सा क्या है अंग प्रभावित होता है। जैसे निमोनिया, एक रोग की अगर हम बात करेंगे, क्या? निमोनिया। तो निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? भाई फेफड़े होते हैं। कौन सा होता है? फेफड़ा। एक रोग होता है पीलिया। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत।
एक होता है टाइफाइड, ठीक है, मलेरिया भी एक प्रकार का बुखार है और टाइफाइड भी एक प्रकार का बुखार होता है। तो उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसमें आंत प्रभावित होती है। क्या, एक अंग है ट्रोकोमा, कौन सा है, ट्रोकोमा। ट्रोकोमा से क्या है, आंख, ठीक है, टाइफाइड से आंत, इंस्टाइन, ठीक है, और ट्रोकोमा से कौन सी, आंख, ठीक है, आई प्रभावित होती है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आपसे पूछेगा ग्लूकोमा, कौन सा, ग्लूकोमा, तो ग्लूकोमा में कौन सा है, इसमें भी आंख जो है हमारी प्रभावित होती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे रोग हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उनसे कौन सा अंग प्रभावित होता है। निमोनिया से फेफड़ा, पीलिया से कौन सा, यकृत, टाइफाइड से आंत, ट्रोकोमा से भी आंख, टाइफाइड से आंत और ट्रोकोमा से आंख और ग्लूकोमा से आंख। हाँ, एक और आपसे जो है वो बहुत बार पूछा गया है, वो है आपका पोलियो, ठीक है, कौन सा, पोलियो में कौन सा अंग जो है वो मानव शरीर का प्रभावित होता है, तो वो कौन सा होता है, वो होता है तंत्रिका तंत्र, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पोलियो में कौन सा मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी। किसको, क्या आंसर हो जाएगा, पूरा लिख देते हैं, विटामिन डी। विटामिन डी को क्या बोला जाता है, हार्मोन भी बोला जाता है। हम जानते हैं विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन और एक कौन से, जल में घुलनशील विटामिन। जल में केवल दो विटामिन घुलनशील होते हैं, कौन कौन से, एक विटामिन बी और एक विटामिन सी। बाकी जो चार विटामिन है कौन कौन से, ए, डी, ई और के, ये किस में घुलनशील होते हैं, जल में, वसा में घुलनशील होते हैं। यहाँ पे जितने भी क्या है विटामिन हैं, मैं उनके रासायनिक नाम आपको बता देता हूँ, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कैसे, विटामिन ए, कौन सा, विटामिन, ठीक है, यहाँ पे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। मुख्य रूप से यहाँ पे मैंने विटामिन को बी लिया है, B1 B2 करके, किसी और वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, क्या है, रेटिनॉल। बी का विटामिन रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है, ठीक है। सी का क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है भाई। बात करेंगे डी का क्या है, तो डी का है कैल्सीफेरॉल, क्या है, कैल्सीफेरॉल है। ई का क्या है, ई का है आपका टेकोफेरॉल, क्या है, टेकोफेरॉल। ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन, क्या है, फिलोक्विनोन, ठीक है। तो ये थे कुछ विटामिनों के रासायनिक नाम जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14, क्वेश्चन नंबर 13, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डायनमो। क्या हो जाएगा, डायनमो, यानी कि जनरेटर जो होता है वो किसको, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। बात करते हैं अब किसकी, कि एक होता है जो किसको, विद्युत ऊर्जा को, किसको, विद्युत ऊर्जा को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, तो वो कौन सा होता है, वो होती है विद्युत मोटर। एक आपसे पूछेगा कि जो ध्वनि ऊर्जा को, क्या, ध्वनि ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन। क्या हो जाएगा, माइक्रोफोन। इसका उल्टा एक और होता है, क्या, जो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है, ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है, ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। उसका आंसर क्या हो जाएगा, लाउड स्पीकर, ठीक है। क्या हो जाएगा, लाउड स्पीकर। एक और आपसे पूछता है कौन सा, मैं आपको बता देता हूं कि जो प्रकाश ऊर्जा को, क्या, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, कौन सा, प्रकाश ऊर्जा को किसमें, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। बात करेंगे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण। क्या, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो प्रकाश ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदल देती है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14, बिंबिसार किस वंश के संस्थापक थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिंबिसार किस वंश के शासक थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, कौन से, हर्यक वंश। कौन से वंश के संस्थापक थे, हर्यक वंश। तो मैं आपको फिर हर बार की तरह कुछ ऐसे वंशों के बारे में जानकारी दूंगा, उनके संस्थापकों के बारे में, जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक तो मैंने आपको बता दिया, क्या,
हर्यक वंश के संस्थापक कौन? बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार। इसके बाद जो इस हर्यक वंश के बाद जो अगला वंश आता है वो कौन सा है? शिशुनाग वंश। कौन सा? शिशुनाग वंश। इसके संस्थापक भी कौन थे? शिशुनाग ही थे। इससे अगला वंश जो आता है, ठीक है, ये वंशों के क्रम के अनुसार भी हैं, ये भी याद रखिएगा। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग के बाद कौन सा आया? नंद वंश, ठीक है, कौन सा आया? नंद वंश। और नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। कौन थे? महापद्म नंद। बात करेंगे नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो मौर्य वंश आया। कौन सा आया? मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? हम सभी जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे भाई, ठीक है। इसके बाद अगला जो वंश आया वो कौन सा आया? शुंग वंश आया, ठीक है। शुंग वंश के कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। अगली बात करते हैं, इनके बाद कौन सा वंश आया? कण्व वंश। कौन सा वंश आया? कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो कण्व वंश के संस्थापक थे भाई आपके वासुदेव। कौन थे? वासुदेव। इसके बाद जो अगला वंश आया वो कौन सा आया? सातवाहन वंश। कौन सा? सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे सिमुक। कौन थे? सिमुक, ठीक है। तो ये वंशों के क्रम भी हैं और उनके संस्थापक भी हैं। सबसे पहले हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, शिशुनाग वंश के शिशुनाग, नंद वंश के महापद्म नंद, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक थे। कौन थे भाई? सिमुक थे, ठीक है। बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, ठीक है। तो कल की वीडियो यदि आपने देखी होगी हमारी पुरानी पार्ट नंबर 1, तो उसमें मैंने बताया था कि जो नीति आयोग की स्थापना है वो कब की गई थी? 1 जनवरी 2015। कब की गई थी? 1 जनवरी 2015। अब बात कर लेते हैं उन क्वेश्चनों की जो कि नीति आयोग से पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से? एक तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को हुई। उसके बाद में कौन सी पूछी जा सकती है कि इसके जो है अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले तो कि इसे जो बनाया गया था वो योजना आयोग के आधार पर बनाया गया था, मतलब योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। और योजना आयोग की तरह भी जो नीति आयोग है ये क्या है? एक गैर संवैधानिक आयोग है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो इसके जो अध्यक्ष भी कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी जी ही हो जाएंगे, ठीक है। बात करेंगे इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? कौन? उपाध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। और इसके कौन होते हैं? एक CEO भी होते हैं, ठीक है। तो CEO कौन है इसके वर्तमान में? अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत, ठीक है। तो ये थे हमारे वो सारे के सारे प्रश्न जो आपके लिए हर किसी एग्जाम के लिए जरूरी हैं। और इसी के माध्यम से क्या है, हम आपके हर महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन करा देंगे, सामान्य ज्ञान प्रश्न का। मानता हूं आज हमारे से थोड़ी सी गलती हो गई कि हमें ये जो वीडियो है वो रात की बजाय दिन में बनानी चाहिए थी, क्योंकि बोर्ड पे भी देख रहे होंगे आपके परछाई जो है वो बहुत ज्यादा आ रही है। तो इस वीडियो में आप किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर लीजिएगा। तो आने की वाली जो जितने भी इसके पार्ट्स होंगे, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा उनको क्या बना सकूं? दिन में बना सकूं, जिससे आपको ये परछाई वाली जो समस्या है उसका सामना ना करना पड़े। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।